नगीना धामपुर में एक अच्छा अस्पताल जरूर बनना चाहिए। हमारे यहाँ मेन समस्या सड़कों का चौड़ीकरण की है, वो सबसे पहली अहम मुद्दा है। यहाँ वादा करते हैं, जीत जाते हैं, फिर आके 5 साल में देखते ही नहीं है। चंद्रशेखर वो अपनी जगह है, ओम कुमार जी अपने बढ़िया व्यक्ति है, क्षेत्र में बढ़िया छवि है और वोट तो भाजपा का पक्का ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 5 वर्ष से भी ऊपर भाजपा जाएगी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल में अब हम पहुंच चुके हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में। ये बिजनौर ज़िला की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये पखनपुर गांव के लोग हैं। जब इनसे हमने बात की कि पखनपुर में कितना वोटर है तो इनका कहना है कि करीब 5000 से लगभग ज़्यादा या आसपास प्लस ही होगा। 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा वोटर है यहाँ पर। और अगर इतने वोटर्स हैं तो नगीना लोकसभा क्षेत्र में जीत और हार का समीकरण भी पूरी तरीके से इसी गांव से होकर के गुजरेगा और इसी गांव से बनेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी मूल समस्याएं क्या है। साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष चौहान और मैं इस समय वर्तमान चेयरमैन हूँ कोऑपरेटिव पखनपुर। पखनपुर जो क्षेत्र के चेयरमैन हैं हमारे साथ चौहान साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में आपके समस्याएं क्या हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी ये होता है जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके जहन में क्या होता है कि जो आप नेता चुन रहे हैं अपना, जो आप सांसद चुन रहे हैं अपना, वो जब वोट लेकर के संसद में जाएगा तो आपकी किन मांगों को उठाए ताकि आपका जो गाँव है वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। सर, सबसे पहले हमारी मांग है सर, हमारी जो नगीना से नेहटोर के लिए रास्ता है सर, सबसे पहले तो वो चौड़ा होना चाहिए। और सर पुरैनी से बाईपास बनना चाहिए नेहटोर के लिए, जिसमें सर हमारा वो छोटा रास्ता है, हम ट्रैक्टर ट्रॉली से जब गन्ना लेके जाते हैं तो हमें बचाव के लिए जगह नहीं मिलती है, जिससे जाम लगा रहता है सड़क पर। और दूसरी समस्या है कि हमारे यहाँ ये जूनियर हाई स्कूल है, इसका सर बहुत विकास होना चाहिए, क्योंकि इसकी अपने पास इतनी प्रॉपर्टी है, शायद यूनिवर्सिटी के पास भी इतनी प्रॉपर्टी ना हो। और तीसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सीधा बिजनौर के लिए रेफ़र किया जाता है या मुरादाबाद के लिए। हमारे नगीना धामपुर में एक अच्छा अस्पताल ज़रूर बनना चाहिए। और सर जहाँ पे हम बैठे हैं ये हमारी समिति जो है 50 वर्ष हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा हमारी समिति का गोदाम जो है सरकार हमें देगी, क्योंकि हमारी समिति की छत जो है बारिश में टपकती है और जो उर्वरक है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। और जो हमारा अन्य जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो तो बहुत सारी हैं, वो धीरे धीरे अपना जनप्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो धीरे धीरे अपना हल करवा देंगे। ये किसान समृद्धि केंद्र में जो किसानों को खाद जाती है वो यहीं से जाती है? जी 23 गांव में यहाँ से ही किसान जो है अपना खाद लेता है। और समस्या ये है कि गोदाम भी हमारे पास में छोटा है, बड़े गोदाम दे सरकार कम से कम हम, और उपकेंद्र भी दे कि कम से कम हम अपनी समिति से 5 उपकेंद्र चला सकें, जो किसान 3 किलोमीटर के दायरे पर आके अपना 1 कट्टा यूरिया लेके जाए। और एक समस्या और है कि जो हमारा ये गन्ना क्षेत्र है इसमें नैनो DAP और नैनो यूरिया किसान को स्प्रे करने में बहुत समस्याएं आती हैं। या तो सरकार हमें ड्रोन स्प्रे दे समितियों को, या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दानेदार दे, दानेदार यूरिया और दानेदार DAP जो है किसान अच्छे से छिड़काव कर पाते हैं और उनका स्प्रे नैनो का किसान नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं होता है कि जब गन्ना बड़ा हो जाता है तब स्प्रे करने में समस्या होती है, तो वहाँ पर दानेदार यूरिया ही काम आती है। थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। सर, जब हमारा गन्ना का हम पहला खाद देते हैं तो गन्ने की ऊंचाई जो होती है वो 4 फीट के लगभग होती है, और जब हम दूसरे गन्ने को हम खाद देते हैं तो उस समय उसकी ऊंचाई जो है लगभग 10 फीट हो जाती है। जो गन्ने की पत्ती है वो मुंह पर आकर के लगती है। जब हम दानेदार यूरिया लगाते हैं तो हम प्यार के साथ मुंह पर कपड़ा बांध के लगा सकते हैं, लेकिन जब स्प्रे करते हैं तो वो कंट्री पीछे रहती है। कंट्री पीछे होने के कारण हम उसमें चल नहीं पाते हैं। और जब छोटा होता है तो छोटा हम ट्रैक्टर से जो है ना स्प्रे करवा देते हैं, और स्प्रे जो है वो पूरे खेत पर होता है। लेकिन दानेदार यूरिया हम जड़ में डालते हैं, जब हम जड़ में डालेंगे तो वो पूरा खाद लगेगा। लेकिन हमें ये बताते हैं वैज्ञानिक विधि से कि आप स्प्रे जो है जड़ में कीजिए, लेकिन संभव नहीं है। एक स्प्रे 20-25 लीटर वजन रखकर किसान जो बुजुर्ग है वह किसान है, जो युवा है वो नौकरी पेशे वाला है। बुजुर्ग आदमी
कैन का स्प्रे नहीं कर सकता। क्या नाम हुआ साहब आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी, अभी आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे और किसका जोर लग रहा है आपको अपने पखनपुर में? देखिए, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह गहलोत, स्टेट पखनपुर। सरकार तो हमारी भाजपा अब की बार हैट्रिक मारने के लिए तैयार है और लग ही जाएगी। बस एक कमी चल रही है, जहां तहां राहजनी भी बंद हो गई। काफ़ी राहत मिली भाजपा से। एक हमारे क्षेत्र में नगीना सहकारी मिल था, जिसका मैं ऑपरेटर कर्मचारी था। आज तक उसका मुलायम सिंह के ज़माने में 11 करोड़ का VRS हुआ था, वो भी अधूरा था। आज तक उसका पैसा हमें नहीं मिल पाया। इस सरकार ने अभी पीछे 2 महीने पहले मुद्दा उठाया था, फिर वो बंद कर दिया। अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं सरकार में इसी में कार्य करता हूँ और पद भी है मेरे पास। इसलिए मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस मिल का, क्योंकि पूरे नगीना क्षेत्र में एक ही कतई मिल था, बकाया पेमेंट दिलवाएं। हमारा इलाहाबाद मुकदमा है, उसको भी सफल बनाएं। और वोट तो भाजपा का पक्का ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 5 वर्ष से भी ऊपर भाजपा जाएगी। आने वाले 5 वर्ष से भी ऊपर भाजपा जाएगी। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशनलाल राजपूत, निवासी पखनपुर। हमारे यहाँ मेन समस्या सड़कों का चौड़ीकरण की है, वो सबसे पहली अहम मुद्दा है। क्यों, यहाँ क्षेत्र आबादी जो है काफ़ी है, जनसंख्या में है, और यहाँ सारा गन्ने का क्षेत्र है। इसलिए जब गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली जाती हैं तो सड़कों का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है। बस। साहब, क्या नाम हुआ आपका? कमल कुमार। कमल कुमार जी, आपके साथ के लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी सत्ता में, लेकिन यहाँ से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, बनने की कोशिश कर रहा है भीम आर्मी, तो उनकी तरफ से चंद्रशेखर भी खड़े हो सकते हैं। तो अगर वो उतरते हैं मैदान में, तो आपको लगता है कि जो आपके कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं ओम कुमार, उनको कुछ टक्कर मिल सकती है? वो तो जबरदस्त कुमार, ओम कुमार तो जबरदस्त में है, वो तो बहुत भारी है। चंद्रशेखर वो अपनी जगह है, ओम कुमार जी अपने बढ़िया व्यक्ति है, क्षेत्र में बढ़िया छवि है, विकास करने में तेज है वे। और क्या चाहिए हमें? तो ऐसे ही नेता चाहिए जो विकास क्षेत्र में करे। अभी इतनी सारी समस्याएं गिना दी, तो पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या विकास किया है? भैया पहले तो वे नेहटोर विधानसभा में थे, अब कब आ रहे हैं लोकसभा में नगीना। तो भैया आपका पता चलेगा हम क्या करते हूँ। हमारा नगीना विधानसभा में, लोकसभा नगीना है, वे विधानसभा में नेहटोर थे, तो इसलिए हमारी अब का पता चलेगा उनका आने से क्या करते विकास। जो सुना है वे बढ़िया आदमी है, काम करने में तेज है, विकास करने में तेज है ओमकार जी। यहाँ की जो पब्लिक थी वो नगीना विधानसभा वाली भी वो ओम कुमार जी को चाहती थी। तो भैया हमारा नसीब तो अच्छा खुल गया जो ओम कुमार को हो गया। अब रही बात समस्या, चौड़ीकरण होकर चला, गांव जबरदस्त जनसंख्या, इधर कच्चे उस्मारिया कोई मेन रोड नहीं है, तो थोड़ा विकास और बढ़ेगा, चौड़ीकरण होगा, रोड चलेंगी, बसें चलेंगी, रोडवेज चलेंगी। तो भैया गन्ने का क्षेत्र है तो समस्या सब तो रहेंगी। जब चौड़ीकरण हो जाएगा सब समस्या, किसान आदमी यहाँ ज़्यादातर। अब क्या नाम हुआ आपका? राज बहादुर राजपूत। राज बहादुर जी, इस बार आपको किसका जोर लग रहा है यहाँ पर, चूँकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम कुमार उतार दिए गए, जो आपके ही नगीना क्षेत्र में एक विधानसभा से विधायक हैं और अब वो सांसद चुन के आएंगे? वे नेहटोर क्षेत्र विधानसभा के हैं, हम नगीने के हैं। तो इस बार से तो 2024 में 24 में क्या ओम कुमार जी सांसद बनेंगे इस बार। ऐसे क्या खास है उसमें कि मान लीजिए जो दूसरा कैंडिडेट होगा आपका, यानी बसपा कह रही है कि जो उनके आनंद हैं उनको उतारेंगी, जो उनके उत्तराधिकारी भी हैं मायावती के, और दूसरी तरफ अगर भीम आर्मी से कोई उतरता है तो उसके प्रमुख होंगे चंद्रशेखर होंगे, युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, तो क्या उनको आप लोग नहीं चाहते हैं? हम तो भाजपा को ही चाहते हैं, इसको ही वोट देंगे, विजयी बनेंगे ओम कुमार जी सांसद। क्षेत्र में सुख शांति है, अपहरण कम है, क्या राजनी भी नहीं हो रही है, अपना गन्ना तुलाने जाते शांतिपूर्वक, अपना घर लौट के आ जाते। यहाँ पे तमाम लोग जो है वो ओम कुमार को समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ साहब आपका? बुद्ध सिंह चौहान पखनपुर। चौहान जी,
चौहान साहब, आपसे भी यही पूछना चाहते हैं कि इस बार आप कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? अगर जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे क्या होंगे? कौन सा नेता होगा कि इस तरह का नेता हम चुने ताकि हम इसको प्रधानमंत्री देख सकें और जो हमारे लिए काम कर सके? अरे प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही ना। जी। कैसे भी बनो, बनेंगे ही वे तो। लोकल नेता कैसा चाहते हैं आप? जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा आपका प्रधानमंत्री होंगे या मुद्दा लोकल होंगे? लोकल नेता तो ऐसा भी सड़क ना बनेगी, वो नेहटौर वाली जो पखनपुर का आ रहा थोड़ा 2 फीट का 2 किलोमीटर का टुकड़ा तो वो उसके क्षेत्र में आ रहा, और 2 किलोमीटर का यो आ रहा बघाला से और पुट्ठे तक 4 किलोमीटर का टुकड़ा भी उससे बना तो है नहीं, मगर हम तो मोदी की वजह से वोट देने हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव राजपूत। गौरव जी, हर आदमी कह रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, लेकिन कोई लोकल मुद्दे नहीं बता रहा है, क्योंकि जब आपके जो लोकल मुद्दे हैं, जब आप जैसा नेता चुनते हैं वो संसद में जाकर के आपकी आवाज़ उठाता है ना? तो नेता बोलने वाला चाहिए पहली बात तो, जो जाकर के उठा सके संसद में आपके मुद्दे। और यहाँ पर आपको पता है कि एक तरफ आपके ओम कुमार है, दूसरी तरफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर की भी बात चल रही है। किस तरह का नेता आप लोग चाहते हैं? देखो, नेता ऐसा होना चाहिए, अगर लोकसभा से कोई जीत के जाता है तो संसद में, लोकसभा में अपना जो हमारे जो मुद्दे होते हैं उनको बोलने वाला, रखने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप जीत गए और जो अपनी जनता से वादे करे हैं उसको भूल जाओ। आप वहाँ पे जो जनता से आप वादे करके आए, जिस वादों पे आपने चुनाव जीता है, बेमत रखने, उनके गरीब बेबसों की बातें रखनी संसद में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो वे आपसे द्वारा चुनित होकर गए हैं वो आप गए हैं। जो पूरी लोकसभा के व्यक्ति हैं उन्होंने आपको चुना है, तो आप उनके मुद्दे रखोगे तो आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको मुद्दों पे अच्छी बात करनी आनी चाहिए और डिबेट करनी आनी चाहिए। स्पीकर से समय मांग के उनको बात रखनी चाहिए वहाँ पे कि क्या क्या समस्याएं हैं, मेरी ज़मीन पे जो कार्य होता है वो उनको पता होता है। वहाँ पे बैठे हुए सांसद होते हैं, लोग स्पीकर होते हैं, वे ये नहीं जानते क्या हो रहा है। तो जो जहाँ से चुन के जाता है उनको पता होता है कि क्या क्या समस्याएं, पर वे वहाँ पे जाके कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ वादा करते हैं, जीत जाते हैं, फिर आके 5 साल में देखते ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हो, लोकल का नेता हो, और वो जीते, अच्छा होगा। उसमें क्या, गांव विकास, शहर का सबका कल्याण होता है। और जैसे अपने यहाँ इस टाइम छुट्टा पशुओं की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सरकार छुट्टा पशुओं पे बहुत बड़ी रोकथाम लगा रही है। सरकार अलग अलग सरकारी कर्मचारियों से निवेदन करती है, पर वे कोई उस पे कहते हैं यहाँ पहुँचाओ, वहाँ पहुँचा देते हैं। किसान जाते हैं इकट्ठा करके, पैसा एकत्रित करके एक दूसरे के माध्यम से, वहाँ से उनको धुतकार देते हैं। अगर फ़ोन करते हैं, कॉल फ्री भी करें। अभी मेरे पास एक गाय भी है, गाय का एक अभी यहाँ गाय छूटी हुई थी, उसके कान में बिल्ला भी था जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई होती है। उसको हमने कॉल टोल फ्री पे वो करी, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्योंकि देखो, शहर में बैठे हुए व्यक्ति बंद घर में होता है, उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, उसकी सैलरी आएगी, पूरी सैलरी आएगी। पर किसान एक खुली आसमान के नीचे फसल उगाता है अपना, ये पता नहीं ओलावृष्टि हो जाए, प्रकृति की क्या मार हो जाए, वो उसकी रोजी उसी से होती है। उसमें ही छूटा पशु आपका नुकसान कर जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ता है। जी यहाँ पे जी, छुट्टा पशु वगैरह। और किसानों की बात हुई तो साहब, आपसे किसानों की बात करेंगे कि किसान, हमने देखा कि आपके भी गांव में तमाम लोग किसान ही होंगे, किसानी पे बेस्ड होंगे। आपने जैसे कि खाद की बात बताई, तो वो किसानों का ही काम है, गन्ना उगाना, कोई भी फसल पे काम करना किसानों का काम है। अब लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि किसान देश में आंदोलनरत भी हैं और मांग लोगों की ये है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बने। तो एक तरफ उनकी मांग है, अभी शंभू बॉर्डर के पास एक खनौरी बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर एक किसान मार भी दिया गया। और जब वो लोग दिल्ली में आंदोलनरत थे तब वहाँ पर 750 किसानों की मौत हुई, ऐसा किसानों का दावा है, जबकि सरकार इससे इनकार करती है। तो कौन ठीक है आपके हिसाब? जब मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए तो आवाज़ उठी मोदी बनने चाहिए, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए तो किसानों की आवाज़ भी तो उतनी ज़रूरी है कि सुनी जानी चाहिए। जी, किसानों की आवाज़ ज़रूर सुनी जानी चाहिए, क्योंकि किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। जो कर्मचारी होते हैं उनके महंगाई भत्ते लगते हैं, हर साल जो है उनका वेतन बढ़ता है, लेकिन किसान की आय में कोई सा भी ऐसा पार्लियामेंट नहीं है जो किसान की आय में वृद्धि करवा दे। भाई, आज हम गेहूं है, गन्ना है, हमारे परसेंटेज में इंक्रीमेंट नहीं होता, उसका हमारा रुपए में होता है।
जिस वर्ष हमारा प्रतिशत में हो जाएगा ना कि हमारी आमदनी 4% गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, उस दिन किसान मजबूत होगा। अगर महंगाई भत्ता अगर कर्मचारी पर लगता है तो महंगाई भत्ता किसान की फसल पर लगना चाहिए। मेरी तो ये मांग है भाई, किसान आंदोलन करने के लिए नहीं जाएगा। अगर किसानों की फसलों के दाम लगातार बढ़ेंगे, प्रति वर्ष बढ़ेंगे, और जो रोजगार भी पैदा होंगे, क्योंकि किसान अगर मजबूत होगा तो मजदूर वर्ग भी मजबूत होगा। और जो अनाज सरकार देती है ना, जो सबसे ज़्यादा अनाज बंटता है पूरे देश में, वो अनाज में नहीं बटेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार किसान के पास है। अगर किसान रोजगार देगा तो कहीं ना कहीं देश नंबर 1 पे जाएगा। लेकिन साहब, किसान तो सड़क पर घूम रहे हैं, जब उनकी मौत होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आप एक 70 वर्षों से आप उठा के देख लीजिए कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी का वेतन कितना था, और उस समय किसान की क्या आय थी। जो 20-25 बीघे का नॉर्मल किसान होता है, 20-25 बीघे का होता है, उसकी आय क्या थी। उस समय वो गवर्नमेंट कर्मचारी से ऊपर था। और मैं समझता हूँ कि आज 25 बीघे का किसान जो चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी हैं, उनसे भी उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। 25 बीघे का किसान अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहा। अगर बिटिया की शादी करता है तो सबसे पहले वो बैंकों में जाके अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, फिर उसे दलाल ढूंढकर लोन पास करवा के जब वो अपनी बिटिया की शादी करता है। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इतना भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। एक तो हमारे देश में ये भी होना चाहिए, एक परिवार का एक कार्ड बनना चाहिए कि आमदनी प्रति वर्ष की कितनी हुई और उसने उस आमदनी पे गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। हर आदमी का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। कोई आदमी अगर बाहर जा रहा है, विदेश में जा रहा है, उसका भी ये पता होना चाहिए कि ये कितने समय के लिए जा रहा है और वहाँ पे अपने देश की प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं कर रहा है। अगर नुकसान कर रहा है तो उसे वापस उड़ा लिया जाए कि अपने देश में रहे। अपने देश की प्रॉपर्टी का हमें कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और विश्व में नंबर 1 पे भारत देश आना चाहिए हर चीज़ में। सब आपसे बात करेंगे। और किसान अगर सड़कों पर हैं और जो जिन किसानों की मौत हो रही है, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक किसान नहीं, 750 पहले दिल्ली की सीमा पर मरे, उसके बाद एक खनौरी बॉर्डर पर मरा, और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जब वो आंदोलन करने सड़कों पर निकलते हैं तो उनके घर परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचता है, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि हम तो उन्हें जो चीज़ें देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, वो फिर भी आंदोलन करते हैं। ये मुद्दा जो है सरकार का, जो सड़कों पे किसानों के उतरने का है, वो सरकार की कमी है। इसलिए कि सरकार के कर्मचारियों ने देखा कि गन्ने की फसल कितनी नष्ट हुई इस बार, नहीं देखा। क्योंकि किसान लोन लेकर अपनी खेती का काम करता है, और उसके बाद अगर किसान की फसल नष्ट होगी तो उसके पास क्या रहा, सड़कों पे ही आएगा। 5 साल में हमारी इस सरकार ने, अपनी सरकार ने, जिसे हम अपनाए हुए हैं और आगे वो चैलेंज कर रहे हैं कि 5 साल से 10 साल तक जाएगी, उस सरकार ने 5 साल में अब 20 रुपये बढ़ाए हैं। उस सरकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में ही काम करता हूं। इसलिए किसान का और क्या चाह रहा है, सड़कों पे उतरकर वो बेचारा मर रहा है, क्योंकि लोन उसके पास है, कहाँ से दे, फसल नष्ट हो गई है। दूसरी बात यह है कि यो गल्ला जो बंटता है उन लोगों को अधिक मिलता है जो इस सरकार को सहायता नहीं कर सकते। बहुजन में है या सपा में है, उन लोगों को यह गल्ला अधिक मिलता है। और किसान का गल्ला बरसात में जब किसान खाली हो जाता है, किसान का गल्ला किसान पे ही रहता है, किसान तंग हो जाता है। दूसरी बात, 2000 रुपये देकर किसान खुशहाल नहीं हुआ, हमारा राजकोष खाली हुआ, हमारी भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, अच्छा नहीं है। इस 2000 में किसान का गुजारा नहीं होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि दोनों चीज़ बंद की जाए और किसान की आर्थिक दशा पर ध्यान दिया जाए। आपके कर्मचारी भ्रष्ट हैं। लेकिन 2000 रुपये ये जो दिए जाते हैं किसान निधि के नाम से, इसको तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये तो किसानों के हित में दिए जा रहे हैं। हित में तो दिए जा रहे हैं, बाकी इससे लाभ क्या हो रहा है, इससे लाभ क्या हो रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमारा राजकोष खाली हो रहा है, ये उन लोगों के पास जा रहे हैं जो कि भाजपा सरकार को कोई भी सहारा नहीं दे सकते।
खैर ये तो दूर की बात थी, आपसे बात करेंगे साहब। दरअसल किसानों की जो बात है, एक तरफ सरकार की ये कहती है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार, जो किसान है वो सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो कहता है, उनके जो नेता हैं, बड़े नेता हैं राहुल गांधी, कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों को जो सड़कों पर उतर रहे हैं इनकी एमएसपी वाली मांग भी मान लेंगे, और जो फसल के सही दाम है वो भी दे देंगे, और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, जो 750 किसानों की शहादत का दावा किया जाता है, उनकी शहीद स्मारक भी बनाएंगे। ये कहना है जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनका कहना है। जबकि प्रधानमंत्री के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से ही किसान सड़कों पर हैं। भैया ये तो सब एक दूसरे के वो करने वाले हैं। ये क्या बनाएंगे स्मारक, किसान तो खुद ही बना लेगा क्यों भैया। और रही बात ये हो, सरकार ध्यान दे कि ये आ क्यों रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दे जाओ, जिस राज्य से आ रहे हो को नहीं रोकते क्यों भैया। क्यों आज क्यों जान दे रहे हूँ, जब 100 आदमी एक जगह इकट्ठा हो गए तो खुरापात तो वे करेंगे ही। 100 एक जगह इकट्ठा बता दो, खुरापात नहीं होने देंगे। क्यों खुरापात हो रही है, कहीं से तो वे चले। ये 100 आदमी 1000 आदमी कैसे इकट्ठे हो गए, कहाँ गई थी सरकार, क्यों मरा वो, नहीं आता तो मरता नहीं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ध्यान दे। और जो मरा उसके घर के लिए सोचे, उसके घर की आमदनी कहाँ से हो रही होगी। जो करने वाला था उसको सरकार सोचे, उसके परिवार को देख कर कहाँ से वो अपनी परिवार उसका जीवा कहाँ से चलाएगा, जिसका कमाने वाला था वो खत्म हो गया। तो क्यों आन दे रही सरकार, क्यों ऐसी समस्या आन दे रही, क्यों भैया। करो अपना काम, सरकार तो आनी है बीजेपी। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसान सड़क पर नहीं उतरेंगे। ये तो सब कहने वाली बात होती है। हाँ, अभी 2014 से पहले सरकार कांग्रेस की ही थी, तब क्या स्थिति थी आपने तो देखा होगा, आपको तो बहुत अच्छी चीज़ें याद होंगी। अब से क्या तब अलग था? अब से पहले राजनी या लूटपाट बहुत अधिक थी। हाँ, इसमें कोई अमन है कुछ, इस सरकार भाजपा सरकार में इस चीज़ का अमन है, ये अंतर है बस। अन्य तो कर्मचारी तो भ्रष्ट है, इसका भी कर्मचारी तो लगातार भ्रष्ट है, अपना ले लेता है बस, कुछ हो कोई मरो या सुनने को तैयार नहीं है कोई भी। किसी भी काम को जाओ तो बस उसकी गोली दे देता है कि हो जाएगा जाओ, ये समस्या है। समस्या मतलब जी, तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर, और कुछ समस्याएं यहाँ के स्थानीय समस्याएं भी हैं, और कुछ समस्याएं जो है वो राष्ट्र स्तर की, केंद्र स्तर की समस्याएं हैं। साहब आपसे सवाल करेंगे कि एक आरोप लगाया जाता है कि इस सरकार में सांप्रदायिक दंगे जो हैं बहुत हद तक बढ़े हैं। जैसे कि हम अभी हल्द्वानी की, आपने नाम सुना होगा, हल्द्वानी में जो हिंसा हुई, वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की गोली से बहुत सारे लोग मरे, और उसके बाद एक आरोप क्योंकि मदरसा और मस्जिद तोड़ दिया गया। तो इस तरह के, मतलब कहने का ये है कि आरोप लगते हैं कि इस सरकार में सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा बढ़े, जबकि ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती। नहीं, दंगे तो समय समय पे होते ही रहते हैं जब विवाद होता है। वहाँ पे क्या है, जो सरकार की ज़मीन थी उस पर अवैध कब्जा था, और जब उसको छुड़ाने की वो कोशिश करी तो जो काफ़ी समय से वहाँ पे निवास कर रहे थे, तो देखो जो भी निवास करता है थोड़ा सा तो दुख होता है, तो उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए कि जिस टाइम वो बस्ती बन रही थी वहाँ क्यों उस टाइम सरकारी कर्मचारियों ने, जो निगम ने या जो भी जहाँ का म्यूनसिपाल्टी है, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो बाद में जब किसी का घर टूटता है तो दिक्कत तो आती है, या किसी का कांच का हो या पत्थर का हो तो आवाज़ तो होती ही है। तो ये अब वहाँ पर करीब, मैं वहाँ पर खुद गया था, वहाँ पर लगभग एक आबादी है, वहाँ 4500 के करीब घर हैं। तो अब कहा जा रहा है कि उन्हें अवैध बताया जा रहा है, और किसी भी बस्ती में शायद हिंदुस्तान में हर घर का कागज़ नहीं होता है, बहुत घर कब्ज़े पर होते हैं, बहुत घर हर तरीका अलग होता है ना, लीज पर होते हैं हर घर। वहाँ पर भी ऐसी स्थिति शायद बनी हुई है, और कहा जा रहा है कि अब जो भी घर अवैध होंगे उन्हें दरअसल तोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है सरकार की। तो समय समय पे कानून बदलते रहते हैं, कुछ कानून इन्होंने अपनी तरीके से करती है। कोई भी सरकार वर्तमान में हो या भूत में हो या पूर्व में हो, तो वो तो उन पे ही निर्धारित करेंगे। अभी एक नोएडा में बहुत तकड़ा बिल्डर, वो आपने देखा होगा कितनी बड़ी ट्विंस बिल्डिंग गिरी, कितना वहाँ लागत से बना। तो इसका निवारण तो ये है कि कर्मचारी उस टाइम कहाँ रहते हैं कि जब कभी अवैध कब्जा होता है। एक छोटा सा ही अवैध कब्जा हमारे यहाँ भी है, ग्राम समाज की ज़मीन है, वहाँ का केस चल रहा है, सरकारी केस चल रहा है, उसका कुछ निवारण नहीं हो रहा। और वर्तमान सरकार कह रही है कि हम अवैध कब्जों को एकदम वो करेंगे, तो उस पर ही कुछ कार्य नहीं हो रहा। तो ये तो सरकार तो आपके यहाँ भी कुछ, आपके भी गांव में कुछ आसपास अवैध चीज़ें हैं?
हाँ वह चीज़ है, ग्राम समाज कल्याण सिंहवा रखा, और जब के तहसीलदार के से पार्टी हार गई, और जब भी 14 आज तक न ढहा, हमने कई एप्लीकेशन देख ली, कई मेरे पास रखी, फोटो स्टेट भी रखी। सरकारी मुकदमा जीतने के बाद भी आज तक निर्माण छुट्टा नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं और बाकी एक सवाल और करेंगे क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का अभी मौजूदा सरकार है उसकी, और जो उनका सबसे केंद्रित चीज़ है वो है राम मंदिर, जो उनका सबसे मजबूत पक्ष भी माना जाता है। और अब देखा जाएगा कि ठीक चुनाव से पहले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। तो हम सवाल लेंगे कि अब जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, तो अब जो वोट होगा वो दरअसल राम मंदिर पर होगा या वाकई स्थानीय मुद्दों पर होगा? स्थानीय मुद्दों पे ही होगा। राम मंदिर पर तो राम मंदिर तो बन ही गया। हाँ, तो स्थानीय मुद्दों पे होगा। ये तो मोदी जी को वोट दिया जा रहा। लेकिन वक्त पे कह नहीं रहे कि भाई जो अभी वक्त है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले बनवा देना ये ठीक बात नहीं। अरे मंदिर बन गया, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर का क्या विषय है? तुम वोट तो सरकार को देना है, मंदिर कहाँ बीच में? मंदिर तो अपना घर भी पूजा पाठ हर आदमी करे। सरकार ने बना लिया, विवाद खत्म कर दिया। अरे अकबर आया था, उन्होंने मंदिर तोड़ का मस्जिद बना दी थी, है कि ना? मोदी ने मस्जिद तोड़ का मंदिर बनवा दिया, विवाद खत्म हो गया। अपनी पूजा पाठ करो, क्या रगड़ा रह गया कि भैया? अब ये सवाल हमने दरअसल आप लोगों से इसलिए किया क्योंकि सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं, और उन शंकराचार्यों ने जब ये मंदिर बना तो उसका विरोध किया था कि ये गलत समय पर बन रहा है और जो इसका मुहूर्त है वो ठीक नहीं है। तो अभी ये और मंदिर अधूरा है, तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद हुई। इस वजह से सवाल किया गया। तो जो शंकराचार्य हैं हमारे, वो सबसे बड़े शंकराचार्य होते हैं सनातन धर्म के, उन्होंने इसका विरोध किया, उसके बाद भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। कितना सही है? क्या सिर्फ ये राजनीति के लिए किया? नहीं, इसमें राजनीति का मामला कुछ नहीं था। जो काम जल्द से जल्द हो जाए धर्म के मामले में, वो कभी गलत नहीं होता। और जो शंकराचार्य जी हैं, शायद मेरा मानना है कि उन्हें पूरा देश जानता ना हो, लेकिन भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर है, जो हमारी आस्था है, जो यहाँ से आवाज़ निकलती है, उसके लिए दिन हो या रात हो, आंधी हो तूफान हो, अगर आंधी तूफान भी आते, जो मुहूर्त निकला था वो उस मुहूर्त में ही होता। अगर सरकार नहीं करवाती तो आपको पता ही है माहौल क्या है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं के खिलाफ शायद कोई बोलने की हिम्मत ना रखे। बेजमाने लद गए जो पहले कुछ हुआ, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा होगा ही नहीं। राम मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है। अन्य मंदिरों भी हैं जो विवादित हैं, वे भी जल्द से जल्द हमारा मानना ही है कि ईश्वर की कृपा से वे भी सुलझ जाएंगे और वहाँ पे भी जो है पूजा अर्चना की जाएगी। ज्ञान वापी की बात कर रहे हैं जी, उसमें बहुत सारे हैं। ऐसा तो अगर आप देश देखोगे तो छोटे छोटे गाँव में भी मिल जाएंगे आपको विवादित जगह, तो वे भी सब सुलझ जाएंगी। बस ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अपनी आस्था पे जरा ध्यान दें, विवाद के चक्कर में ना रहें। बस हम तो ये चाहते हैं शांतिपूर्वक बैठ के अपना फैसला हो और वे भी अपने धर्म की पूजा करें और हिंदू भी अपने धर्म की पूजा करें। साहब, आपसे अगर ये पूछें कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने तो विरोध किया था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, और क्योंकि वो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि सनातन धर्म में उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। 4 शंकराचार्य होते हैं, चारों धाम में होते हैं अलग अलग, ठीक है। उन्होंने विरोध किया, बोला कि समय सही नहीं है और मंदिर पूरा नहीं बना है, ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना अभी ठीक नहीं है। और जो ये बनाया जा रहा है दरअसल राजनीतिक उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आप कितना सही मानेंगे? देखो, कुछ तो % राजनीति सही है, क्योंकि 2025 में भी आ सकती थी, मंदिर का कार्य पूर्ण हो सकता था। तो कुछ % तो मानेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों हुआ, सोचने की बात है इस बात पे। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राजनीति मुद्दा ज़्यादा हो जाएगा, पर ये मुद्दा भी सोचें कि 22 तारीख जनवरी की 2025 में भी आ सकती थी। जो कुछ लोग अपनी बात उठा रहे हैं वो बात ही नहीं उठती। तो इस कारण से, क्योंकि चुनाव लोकसभा के 2024 में अप्रैल में है, तो मुद्दा हो सकता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए। ये बात सही है। खैर, सबके अपने अपने मत हैं, राम मंदिर हो और चाहे कोई और मुद्दा हो। बाकी यहाँ के जो जनता है, जो पखनपुर की स्थानीय जनता है नगीना लोकसभा क्षेत्र की, और ये नगीना ही विधानसभा भी लगता है, तो यहाँ के इनके मुद्दे, तमाम मुद्दे, सड़क से लेकर के और ये जो किसान समृद्धि केंद्र है जहाँ से किसानों को खाद जाती है, यहाँ की छत टपकती है जिससे कि वो जो
खाद है वो ख़राब हो जाती है, किस तरह की खाद मिलनी चाहिए और जो उनके किसानों की मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तमाम तरह की मांगें यहाँ के लोगों की, यहाँ के स्थानीय लोगों की। खैर अब देखना ये है कि जो ये अपना सांसद चुनेंगे वो जाकर के जो इनकी मांगें हैं किस तरह से संसद में उठाता है। फिलहाल नगीना लोकसभा क्षेत्र के पखनपुर गांव से रविशंकर दुबे के साथ गोविंद मंडल।